नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आंसर राइटिंग का डेली प्रोग्राम, डेली टास्क चलाया जा रहा है। और इस टास्क में आपको कुछ गिने चुने प्रश्न दिखाई देते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। इनके माध्यम से आप उत्तर लेखन का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रोज की बात है। आज डे 12 की आंसर राइटिंग है, 12वां दिन है। और इससे पहले डे 11 में हमने अच्छे खासे प्रश्नों पर चर्चा की है। अब यहाँ भी उसी प्रकार से प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए, अगर पेड कोर्सेज से जुड़ने की इच्छा है तो ये नंबर है, इस पर संपर्क कर लीजिएगा। फ़ोन करेंगे तो जितनी भी सूचनाएं आप चाहते हैं वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और इतने प्रकार के प्रोग्राम यहाँ चलते हैं, आप इनमें से किसी का भी फायदा ले सकते हैं। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है @study for civil services, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते हैं। इसके अलावा जितनी भी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रियाँ होती हैं वो यहाँ आपसे साझा की जाती हैं। और जितनी भी पिक्स वगैरह शेयर की जाती हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये अच्छी बात है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अभी बड़े वाले जो होते हैं उनको हम पहले देखते हैं। तो 125 वाले प्रश्न है, मतलब शब्द सीमा कितनी है? 125 शब्दों की है। तो कोशिश ये करिए कि 120 से लेकर 130 के बीच में आपका जो आंकड़ा है शब्दों का वो वेरी करे, इससे ज़्यादा ना हो या इससे कम भी ना हो। प्रश्न क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द एग्रीमेंट हाईलाइटिंग द सर्कमस्टेंसेस बिहाइंड द ताशकंद एग्रीमेंट। मतलब जो ताशकंद समझौता था उसके पीछे निहित परिस्थितियों पर प्रकाश आपको डालना है और समझौते के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करनी है। तो बड़ा प्रश्न होगा, ये आप जानते हैं, मतलब थोड़ा सा इसका आकार जो है वो फैलेगा। पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि ताशकंद समझौता क्या था और ये कब हुआ था। यहाँ पर ताशकंद का नाम आते ही लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपके दिमाग में घूमने लगा होगा। चलिए देखते हैं। तो ताशकंद समझौता, ये पहली बात यह है कि जब समझौता होता है तो किन्हीं दो लोगों के बीच में होता है। और यहाँ बात दो देशों की हो रही है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ताशकंद समझौता ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ये पहली बात है। और कब किया गया था? तो 1966 में। 1966 में ये ताशकंद समझौता होता है और इसका उद्देश्य था शांति स्थापित करना या शांति बहाल करना। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये शांति समझौता था। और इसके हिसाब से भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का उपयोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे, मतलब अपनी पावर्स को एक दूसरे के खिलाफ यूज नहीं करेंगे, उसका सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद या झगड़ा होता है, तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर सुलझाने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि तोप और गोला चालू कर दिए हैं और उसके बाद युद्ध छिड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी के चलते ये ताशकंद समझौता सामने आता है। अब देख लीजिए, यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध होता है। देखिए, 1966 का है, तो इससे पहले वाली जो स्थितियाँ हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो 1965 की लड़ाई होती है उस समय चीन तथा अमेरिका, इनका झुकाव पाकिस्तान और सोवियत संघ रूस का झुकाव भारत की ओर था। अमेरिका भी, जिस अमेरिका को इस समय हम लोग सगा अपना भाई समझ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की खातिरदारी हो रही है, तो ये अमेरिका भी उस समय पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था। पाकिस्तान को उसने क्या किए थे? टैंक दिए थे, पैटर्न टैंक आपने सुने होंगे। लेकिन रूस जैसा जो सच्चा मित्र है, जो कि भारत का पहले से सपोर्ट करता आ रहा है, वो तब भी भारत के साथ खड़ा था। और अगर ये बाहर से जो शक्तियां हैं ये हस्तक्षेप नहीं की होती तो अमेरिका भारी पड़ गया होता, मतलब हमारी अस्मिता खतरे में पड़ गई होती। फिलहाल ये सब चीज़ें हैं, समीक्षा यहाँ आपको थोड़ा सा सीमित रखकर ही करनी है। तो इसमें लिखिएगा कि सोवियत संघ का झुकाव जो था वो भारत की ओर था। इसे लिखने में कोई संदेह, मतलब यहाँ संकोच की बात नहीं है। जो सही बात है वो आपको लिखनी है, सत्य लिखने में कोई संदेह नहीं। तो सोवियत संघ जो है वो भारत की ओर झुका हुआ था और अमेरिका और जो चीन जैसे देश हैं, चीन तो पहले से ही परेशान करता है और अमेरिका भी, अमेरिका अवसरवादी है, जिधर उसको फायदा दिखेगा, जिधर उसको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा उधर झुक जाएगा। तो यहाँ उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और कालांतर में सोवियत संघ अमेरिका संयुक्त राष्ट्र महासभा के दबाव में, मतलब यहाँ क्या होता है, सोवियत संघ जो है रूस उस समय विभाजित नहीं हुआ था। विभाजन कब होता है? 1991 में होता है। ये बात है 1965 की। तो उस समय ये होता है कि सोवियत संघ दबाव डालता है और उसके बाद उसकी देखा देखी अमेरिका भी भला बनने के चक्कर में इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा मूल रूप से इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो ये युद्ध विराम पर कायम होते हैं, मतलब युद्ध विराम होता है, यानी युद्ध को वहीं बंद कर दिया जाता है। और युद्ध विराम के बाद सोवियत संघ की मध्यस्थता से पाकिस्तान के जनरल जो हैं अयूब खान और भारतीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इनके बीच में ताशकंद समझौता होता है।
तो यहाँ पर आपने समझा इसकी जो पीछे की पृष्ठभूमि है वो क्या है। ये भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसी में शांति बहाल करने के विचार से लॉन्च किया गया था और इसमें बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप था, मतलब उन्हीं के प्रयासों से ये समझौता हो रहा था। तो अब इसमें जो प्रावधान थे उसमें क्या था कि भारत तथा पाकिस्तान अपने आपसी विवादों को हल करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करके बातचीत के जरिए उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो शांति समझौते ऐसे ही होते हैं, उसमें बातचीत करके समस्या का हल निकाला जाता है। इसके अलावा 1961 का जो वियना कन्वेंशन था उसका ये पालन करेंगे और राजनयिक संबंधों से इसे बहाल करेंगे, ये एक प्रावधान था। इसके अलावा दोनों देश जो है वो युद्ध से पहले सीमा रेखा, मतलब युद्ध से पहले की जो सीमा रेखा थी, कहने का मतलब क्या, 1965 से जो पहले की सीमा रेखा थी, बॉर्डर था, उसका पालन करेंगे। वही उन देशों के बीच की सीमा रेखा है और उसी पर उन्हें रहना है। इसके बाद दोनों देशों के बीच में जो आंतरिक मामले हैं जैसे संबंध आदि हैं उनके, उसमें हस्तक्षेप। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में, जो अंदर का मामला है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाहर से अपना जो बाहरी मामले हैं उसी में सहयोग करेंगे या हस्तक्षेप करेंगे। अंदर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। और दोनों देश एक दूसरे की शिकायतें या एक दूसरे की जो निंदाएं हैं वो नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। विषय वास्तु के दूसरे भाग में ये कहा गया, मतलब इसमें दो हिस्से हैं ना प्रश्न के। तो पहले में आपको जो समझौते के प्रावधान थे वो बताने थे। अब समझौते का प्रभाव क्या होता है, तो दोनों देशों के आपसी संबंधों को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के लिए सभी जो अधिग्रहित इलाके होते हैं उनसे हटकर युद्ध पूर्व की जो स्थिति है उसको कायम करने के लिए सहमति हो जाती है, मतलब लोग तैयार हो जाते हैं। और भारत के लिए इसका अर्थ होता है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कश्मीर के हाजीपीर दर्रे से हट जाना। मतलब पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा था, जिसे कि हम पीओके कहते हैं, तो वो वाला जो हिस्सा है वो अभी भी पाकिस्तान के ही हाथ में रहता है। क्योंकि यहाँ कहा गया था, साफ साफ कहा गया था ताशकंद समझौते में कि युद्ध से पहले की जो स्थितियां थी उसी पर लोग कायम रहेंगे। तो 1965 से पहले ही वो कब्जा हो चुका था और इसी के चलते यहाँ पर भारत को पीछे हट जाना पड़ता है अपनी ही जमीन से। और यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं तो उन्हें आप लिख सकते हैं। और ताशकंद समझौते के साथ लाल बहादुर शास्त्री का नाम कैसे जुड़ा है ये आप जानते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यहाँ आप नीति आयोग के कार्य और भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए इनके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करिए। नीति आयोग किसका बेटा है, ये योजना आयोग से ही निकल कर आया है। मतलब योजना आयोग को खत्म किया गया और उसके स्थान पर एक नई संस्था का गठन होता है जो कि है नीति आयोग। तो ये क्या करता है और किस प्रकार के प्रावधान करता है ये आपको बताना है। पंचवर्षीय योजनाएं और योजना आयोग ये सब आज़ादी के बाद से ही हो रहे प्रयास थे, उसे समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर आया नीति आयोग। तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत का रूपांतरण करना, कायांतरण करना, इसके लिए ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है इसकी स्थापना की जाती है। और इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को बाधित किए बिना, जो प्राइवेट सेक्टर है या निजी क्षेत्र है उसको बाधित किए बिना नीति निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना और उसके अलावा जो प्रतिस्पर्धी संघवाद है और सहकारी संघवाद है उसको बढ़ावा देना, ये इसका पर्पज था। नीति आयोग के कार्य और भूमिका अगर देखी जाए तो कैबिनेट के द्वारा जो नीति आयोग के लिए अनेकों कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं उन्हें 4 शीर्षकों में आप बांट कर देख सकते हैं। एक तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, दूसरा है रणनीतिक दृष्टिकोण और दीर्घकालिक जो नीतियां हैं उनके लिए एक ढांचा तैयार करना। जो काम योजना आयोग करता था वो काम नीति आयोग भी करता है, अपने तरीके से करता है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर माइक्रो और क्षेत्रीय स्तर के जमीनी मामले हैं उनमें नियोजन करना, नवोन्मेषण करना और ज्ञान केंद्र के रूप में इनका विकास करना और समन्वयन करना तो सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इसके जो काम हैं, कार्य प्रणालियां हैं, उन्हें आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। तो नीति आयोग के बारे में कुल मिलाकर आपको लिखना है। पहले तो ये बताना पड़ेगा कि नीति आयोग क्या है, कब गठित होता है, उसके बाद इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होता है, इस समय कौन है, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखने की अच्छी खासी गुंजाइश है। इसके बाद आप ये लिख दीजिए कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है, मतलब दोनों के उत्तरदायित्वों में क्या फर्क है। और अंत में ये लिखिएगा कि इसके काम करने के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें या कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, इससे समापन करिएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भारत में सुपर कंप्यूटिंग के समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उसकी चर्चा आपको करनी है, यानी डिस्कस द चैलेंजेस फेस बाय सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया। यहाँ शब्द सीमा घट गई, शब्द सीमा छोटी हो गई, यानी 50 शब्दों में आपको लिखना है, 6 नंबर से ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो इसमें क्या लिखा जा सकता है, पहले तो बता दीजिए कि सुपर कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो सुपर शब्द किसके साथ लगता है, जिसके अंदर कुछ अतिरिक्त हो, एक्स्ट्रा पावर्स हो, जैसे सुपरमैन। तो वैसे ही यहाँ पर सुपर कंप्यूटर किसी सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर की तुलना में उच्च स्तरीय कंप्यूटेशनल क्षमता वाला एक कंप्यूटर होता है। मतलब इसकी जो क्षमताएं हैं वो सामान्य कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा होती हैं और इसीलिए इसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। हम लोग कहते हैं ना सुपर ह्यूमन है,
या सुपरमैन है, तो इसका मतलब क्या कि आम इंसान की तुलना में उसके अंदर शक्ति ज़्यादा है। जैसे भारत का जो सुपरमैन था या सुपर हीरो आप कह सकते हैं, तो शक्तिमान को कहा जाता है। मुकेश खन्ना का एक काल्पनिक किरदार था वो। तो उसमें क्या दिखाया गया था कि अतिरिक्त शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं, भले ही वो कुंडलिनी को जागृत करने से आती हैं। इस प्रकार से अलग अलग स्रोत होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात ये होती है कि जो आम इंसान है उनसे अलग इनकी शक्तियाँ होती हैं, उनसे ज़्यादा होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है, कंप्यूटर की पावर वही है, लेकिन पावर का जो अमाउंट है वो यहाँ बढ़ जाता है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर की गति का मापन फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेशन प्रति सेकंड यानी जो फ्लॉप पर सेकंड वाली पद्धति है उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सामान्य कंप्यूटर के लिए जो फ्लॉप पर सेकंड वाली टेक्नोलॉजी है इसको हम यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर में हम मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड वाली जो टेक्नोलॉजी है, जिसको कि आप कहते हैं MIPS, उसके द्वारा इसका आकलन किया जाता है। और इसका उपयोग सामान्यतः ऐसे वैज्ञानिक या अभियांत्रिकी जो अनुप्रयोग होते हैं उनमें किया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा डेटाबेस होता है, यानी डाटा की पूरी भरमार होती है और उसको एक कंप्यूटर के द्वारा मैनेज नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए इसकी सहायता लेते हैं। और इसमें नियंत्रण करने वाला काम भी होता है, डेटाबेस के ऊपर ही कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो संगणनात्मक चीज़ें हैं, मतलब कंप्यूटिंग का जो प्रोसेस है उसको ये करता है। तो ये सब चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। और सीमित निवेश और धनराशि, आप देखिए इसमें चैलेंजेस क्या हैं। तो सुपर कंप्यूटर खर्चीला है, इसका रख रखाव और इसे बनाना दोनों यहाँ लागत वाली बात है। तो धनराशि की समस्या सबसे पहली चीज़ है। और भारत इस मामले में इतना संपन्न भी नहीं है, आर्थिक दृष्टि से इतना मजबूत नहीं है कि बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाकर रख ले और उनकी देखरेख भी कर सके। बना देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी रख रखाव वाली बातें भी आती हैं, मेंटेनेंस का खर्चा होता है। हालांकि भारत में सॉफ्टवेयर विकास जो है वो काफ़ी तेज गति से हुआ है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए जो आवश्यक हार्डवेयर है उनकी खरीद भारत को बाहर से करनी पड़ती है। हार्डवेयर के घटकों में अत्याधुनिक तकनीक को प्राप्त करना ये कठिन होता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटिंग एक विशेषज्ञतापूर्ण क्षेत्र होता है। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में एंटर तो किया है, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ का एंटर करने का मतलब ये है कि अब पैसा ये इसमें निवेश करेंगी, लेकिन पैसा निवेश करेंगी तो इसे अपने तरीके से इस्तेमाल भी करेंगी, लोकहित के कार्यों में नहीं लगाएंगी बल्कि अपने स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए इस्तेमाल करेंगी। तो इतना सब आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, GST परिषद का आपको परिचय देना है, GST काउंसिल क्या है, और उसके बाद इस पर आपको हाईलाइट करके इसके जो फीचर्स हैं वो सबके सामने प्रस्तुत करने हैं। तो इसमें आप क्या लिखिएगा, GST काउंसिल। GST काउंसिल होती क्या है और इसके कार्य क्या है। तो सबसे पहले GST परिषद जो है ये वस्तु और सेवा कर यानी जो गुड्स और सर्विस टैक्स वाला फंडा है उससे संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सिफारिशें करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। ये जो काउंसिल है ये क्या है, ये एक संवैधानिक निकाय है। और 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था, मतलब जो अमेंडमेंट हुआ था 101 नंबर का, उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद, यहाँ पर इसे लिख लीजिएगा, जो डाटा है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 101वें नंबर का ये संविधान संशोधन था और इसके द्वारा अनुच्छेद 279 क्लॉज A1 इसके अंतर्गत जो GST काउंसिल है इसका प्रावधान किया जाता है, मतलब ये GST परिषद इसी में शामिल की जाती है। और GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और यह एक संघीय निकाय है। केंद्र और राज्य दोनों का जो उचित प्रतिनिधित्व है वो यहाँ पर प्राप्त होता है। और इसके काम क्या है, तो काम सबसे बड़ा तो ये है कि केंद्र और राज्यों को जो इससे संबंधित मामले हैं उसकी सिफारिशें करना, अनुशंसा करना। उसके अलावा आदर्श जो GST कानून है उसके उद्धरण के सिद्धांत जो हैं उनका बंटवारा और आपूर्ति का जो स्थान है उसको नियमित करना, उसका जो विनियमन है उसको करना इसका काम है। तो इस प्रकार से इसकी और एक चीज़ और है कि उस सीमा रेखा का निर्धारण करना जिसके नीचे वस्तु और सेवा कर का जो टर्नओवर है उसको GST से छूट मिलती है। तो ये सब काम GST परिषद का होता है और इसी के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला आप देख रहे हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में आपको लिखना है। 25 वर्ड्स की लिमिट है और 2 अंक आपको इस पर मैक्सिमम मिलने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना लिख लीजिएगा कि द IMF इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये क्या करता है, तो ये निगरानी का काम करता है। अब किस तरह की ये निगरानी करता है, तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है, और ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन का मतलब ये हुआ कि इसके जो सदस्य, इसकी जो सदस्यता लिए हुए देश हैं वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उस पर यह नज़र रखता है कि किस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और यह अपने सदस्य देशों की जो वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ हैं उन पर नज़र रखने का काम करता है और यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी देने का काम करता है, मतलब मदद की ज़रूरत होती है तो ये मदद देता है।
और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की जो दरें हैं उन्हें स्थिर रखना और आर्थिक विकास को सुगम बनाना, ये भी इसका काम है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। और IMF की जो विशेष मुद्रा है वो SDR कहलाती है। यहाँ पर इसकी जो विशेष मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है SDR। तो SDR क्या है ये भी पूछा जा सकता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब आगे चलते हैं। वैसे IMF का जो उद्देश्य है वो आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है और गरीबी को कम करना है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम है उसको भी ये देखता है। तो बहुआयामी यहाँ पे इसका काम है। अभी पीछे हमने नासा को देखा है, अब अगला जो प्रश्न है उसमें हम इसरो को देखेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो, जो कि हमारे देश की गौरवशाली अंतरिक्ष एजेंसी है। अपने सीमित संसाधनों के साथ इसने जो तरक्की हासिल की है उसने दुनिया के अन्य देशों को चौंका कर रख दिया है। मतलब आंखें चुधिया गई हैं लोगों की, इतना अच्छा मतलब प्रोग्रेस हमारा हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण जो योगदान है वो हमारे वैज्ञानिकों का है। सीमित संसाधनों में हमने जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाकर बहुत सारा काम किया है। भले ही चंद्रयान 2 वाला जो मिशन है वो पूर्ण रूप से सफल ना हो पाया हो, लेकिन फिर भी हमने जो किया है उसको दुनिया भूल नहीं सकती। तो आइए देखते हैं इसरो क्या है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, ये सब हम देखेंगे। हाल ही में डॉक्टर के सिवन, तो ये हाल वाला मुद्दा नहीं, काफ़ी पहले इनकी नियुक्ति हुई थी। डॉक्टर के सिवन जो है ये इसरो के चेयरमैन नियुक्त होते हैं। और इसरो के जो चैलेंजेस हैं और इसरो की जो उपलब्धियां हैं वो लगातार एक समान अनुपात में बने रहते हैं। मतलब जब उपलब्धियां दर्ज करता है इसरो तो उसके साथ नए चैलेंजेस भी आते हैं। प्रायः ऐसा देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष अभियानों में होने वाले खर्च को संसाधनों का दुरुपयोग बताते हैं। कुछ लोगों ने अभी चंद्रयान 2 वाला जो मिशन था उसमें ये कहा कि इससे देश को क्या फ़ायदा होगा। ये तो वाहवाही लूटने का तरीका है। देश को फ़ायदा होने का मतलब ये है कि आम जनता जो है इससे किस प्रकार से प्रॉफिट प्राप्त करेगी। अगर कोई मिशन जो है, चंद्रयान जो है, वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर भी जाता है तो आप जो मेंबर्स हैं उसमें पहला स्थान प्राप्त कर लेंगे, माने पहले राष्ट्र बन जाएंगे जो कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला साहस कर सका। या आपने चंद्रमा के नमूने जुटा लिए, मिट्टी वहाँ से ले आए और वहाँ पे जो खनिज स्रोत हैं उनका पता कर लिया, तो इससे जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है, लोग ये कहते हैं। और फ़ायदा अगर नहीं हो रहा है तो आप पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो जनता का पैसा है वो लोकहित के कार्यों में ही लगना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा जाता है जबकि किसी देश में संपूर्ण जो मानवता का कल्याण है वो बहुत हद तक अंतरिक्ष अभियानों पर निर्भर करता है। सुनने में ये लगे कि थोड़ा अजूबा है, दोनों को इंटरलिंक कैसे करेंगे, लेकिन जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है वो मानव कल्याण में बहुत बड़ा योगदान देती है और इस क्षेत्र में इसरो ने बहुत सारे काम किए हैं। पृष्ठभूमि की बात अगर कीजिएगा तो 1969 में इसकी स्थापना होती है इसरो की, 1969 में ये डेवलप होता है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना होती है और यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसकी प्रबंधन की जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो जो स्पेस डिपार्टमेंट है यानी अंतरिक्ष विभाग है भारत सरकार का, वह इसे प्रबंधित करता है, मैनेजमेंट करता है। और ये जो विभाग है ये सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, यानी केंद्र से इसका सीधा संबंध है। यहाँ राज्यों का कोई वश नहीं चलने वाला है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर विक्रम साराभाई का नाम आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। उन्हीं के अथक प्रयासों से ये डेवलप हो पाया, मतलब उन्हीं का प्रयास था, उन्हीं का बनाया हुआ जो बैकग्राउंड था उसी पर ये खड़ा है। इसके बाद निम्नलिखित पर चर्चा करिए। अब यहाँ पर चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताना है। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी जो साइक्लिक इकोनॉमी होती है उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो क्या लिखिएगा इसमें? देखिए, इनमें एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की अवधारणा पर काम किया जाता है, मतलब इस प्रकार की इकोनॉमी में जो टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो और नवीनतम संसाधनों का इस्तेमाल उसमें न्यूनतम। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जो पहले से मटेरियल इसके अंदर है उसी का इस्तेमाल करके ये टिकाऊ तरीके से काम कर रही हो, इसमें नया कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता न हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं साइक्लिकल इकोनॉमी। इसके बाद आगे चलते हैं। उदारीकृत प्रेषण योजना के बारे में आपको बताना है। यह जो योजना है ये क्या है, तो इसके तहत जुलाई 2019 में $1.69 बिलियन का अब तक का जो उच्चतम मासिक प्रवाह है उसे दर्ज किया गया है। और यह योजना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में, मतलब इसका जो प्रायोजक है वो कौन है, RBI है, उसके तत्वाधान में 2004 फरवरी से ही $25,000 की सीमा के साथ प्रारंभ की गई थी। मतलब ये आज की योजना नहीं है, बहुत पहले से चल रही है और 2004 यानी आज से काफ़ी समय पहले की बात है। RBI इसका प्रायोजक है और LRS की सीमा को प्रचलित मैक्रो और माइक्रो आर्थिक स्थितियों के अनुरूप विभिन्न चरणों में संशोधित किया जाता रहा है। तो इस प्रकार से आप इसमें जोड़ सकते हैं। कुछ और जानते हो नवीन, मतलब करंट अफेयर का मुद्दा, तो इसमें लगा सकते हैं और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने इस पूरे पेपर को कंप्लीट किया है। पेपर क्या था, एक छोटा सा नमूना था,
ये पूरा मॉडल प्रश्न पत्र नहीं है, सिर्फ कुछ प्रश्नों को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मॉडल प्रश्न पत्रों की जो श्रृंखला है वो अलग से चल रही है। वहाँ पर पूरा जो 40 प्रश्नों का एक ढांचा है या प्रारूप है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको परीक्षा हाल में भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर छिटपुट प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ हम इस आंसर राइटिंग के जो डे वाइज आंसर राइटिंग है, इसमें हम ये सीख रहे हैं कि सीमित शब्द सीमा में, जैसे 125 शब्द सीमा है, 25 शब्दों की सीमा है या 50 शब्दों की सीमा है, तो उसमें हम बेहतर उत्तर कैसे लिख सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप बनाकर यहाँ आंसर राइटिंग करने का काम चल रहा है। तो आपका ये काम है, ये होमवर्क है कि यहाँ जितने भी प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, जितने भी प्रश्नों को आप देख रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को आप कागज़ पे नोट कर लीजिए, वीडियो के साथ साथ इसे नोट करते चलिए और उसके बाद इन प्रश्नों को अपने से हल करने का प्रयास करिएगा और तय समय में हल करिएगा और उसके बाद देखिए कि आप कितना बेहतर लिख पाते हैं। अगर हो सके तो किसी योग्य व्यक्ति से मूल्यांकन भी करवाइएगा, क्योंकि चेक करवाना ज़रूरी होता है। चेक जब तक आप नहीं करवाइएगा तब तक आपको अपनी त्रुटियों का या जो खूबियाँ हैं उनका भी पता नहीं लगेगा और अपने से अपना मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता। तो किसी योग्य व्यक्ति से एक बार चेक करवा लीजिएगा। ये बात है और इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।